तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ विधानसभा में कह रहे हैं। केंद्र में उनकी सरकार हुआ करती थी, तब उनकी सरकारें विकास नहीं डबल शक्ति के साथ प्रदेश का दोहन करती थी, राज्य के संसाधनों को उनको सौंप दिया करती थी। लेकिन कांग्रेस के इसी बंदरबाट के कारण आज जितने भी चुनाव हो रहे हैं सब में उनका जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश की जनता ने राज्य में डबल इंजन बनाया और डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन भी लगाने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। अब हम जन जन के विकास और विश्वास की राजनीति करते हैं और आप विश्वासघात की और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से प्रदेश के अंदर 2 लाख करोड़ से भी अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसके पूरा हो जाने पर हमारा राज्य पहले पायदान पर खड़े राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकसित भारत निर्माण के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के प्रयासों के अंतर्गत हमने जहां एक और वर्षों से लंबित, जिसके बारे में कल बंशीधर भगत जी ने बड़े विस्तार से यहाँ पर बताया था, जमरानी बांध परियोजना, लखवाड़ बांध परियोजना तथा देहरादून में सौंग बांध परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने का काम किया है। वहीं दशकों से अटके 82 पावर प्रोजेक्ट तथा मध्य महोत्सर लघु जल विद्युत परियोजना के कार्य पूरा करने में भी अब सफल रहे हैं। और इन सभी परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद जहां जमरानी बांध हल्द्वानी में पूरा हो जाएगा तो तराई भाबर की बड़ी पेयजल और सिंचाई की जो समस्या है, उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। जो भूजल स्तर नीचे जा रहा है, उस भूजल स्तर को स्थिर करने में भी ये जमरानी बांध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सुमित, इसमें तो ताली बजा सकते हो। तराई भाबर मैंने कहा, हाँ चलो। वहीं हम इसके साथ साथ देहरादून में सौंग डैम बन जाने से अगले 50 सालों तक देहरादून में पेयजल की समस्या से निजात मिलेगी। हमारी सरकार ने बिजली उत्पादन से आम लोगों को जोड़ने और हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए भी विशेष प्रयास किए हैं। आज पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का लाभ लेकर बड़ी संख्या में प्रदेशवासी अपने घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे लिए ये प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश में पीएम सूर्य घर योजना के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए यूपीसीएल को केंद्र सरकार द्वारा भी पुरस्कृत किया गया है। हमने सौर ऊर्जा द्वारा बिजली उत्पादन के क्षेत्र में न केवल रिकॉर्ड बनाया है, सीएम सौर स्वरोजगार योजना से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में रेल, रोड, रोपवे, हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। आज ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना द्वारा पहाड़ों तक रेल पहुंचाने का वर्षों पुराना हमारा सपना साकार होने जा रहा है। और इस रेल लाइन के बनने से न केवल सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र तक कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, बल्कि पहाड़ में विकास और समृद्धि के साथ रोजगार की नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। माननीय सदस्यों ने कल ऋषिकेश से भराड़ीसर के ओर आते हुए रास्ते में जगह जगह पर इसके निर्माण कार्य को देखा होगा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कितनी तेजी से कार्य हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में 11 रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा आज देहरादून से 2 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। जल्दी ही रामनगर और काठगोदाम में भी नए वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा
राज्य में रेलवे नेटवर्क को विकसित करने के लिए अगर मैं उसकी तुलना करूं तो पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 1 नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना नहीं, 26 गुना अधिक बजट प्रदान किया गया है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की है। शीघ्र ही 48,000 करोड़ रुपए की इस बृहत परियोजना पर भी कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश में रोड नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे ऑल वेदर रोड हो, दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड हो, नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास हो, सितारगंज से टनकपुर मोटर मार्ग हो, या फिर पौंटा साहब देहरादून, बनबसा व कंचनपुर, भानियावाला व ऋषिकेश, काठगोदाम लालकुआ, हल्द्वानी बाईपास, रुद्रपुर बाईपास या सीमांत क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी से जुड़ी परियोजनाएं हों। आज विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत बार हमें सड़कों के निर्माण और रखरखाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए अब हम प्रोएक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में रोपवे विकास की दिशा में भी उल्लेखनीय कार्य हो रहा है। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का संचालन कार्य किया जा चुका है। साथ ही पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टेहरी, खलियाटाप से मुंशियारी, हर की पौड़ी से चंडी देवी मंदिर, ऋषिकेश नीलकंठ महादेव तथा ओली से गोरसो तक रोपवे परियोजना की प्रक्रिया पर भी तीव्र गति से काम चल रहा है, जो आने वाले समय में राज्य में पर्यटन विकास के साथ साथ कनेक्टिविटी को भी और बेहतर बनाने का काम करेगी। केंद्र सरकार के सहयोग से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक, गोविंद घाट से हेमकुंड साहब तक रोपवे परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। ये परियोजनाएं देवभूमि के देव स्थलों को, मंदिरों को जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए अत्यंत ही सहायक सिद्ध होंगी। और हेमकुंड साहब का तो विशेष रूप से, क्योंकि वो रास्ता जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए अत्यधिक कठिन यात्रा होती है। और इस रोपवे के बन जाने से उनकी यात्रा भी, जो कई दिनों की यात्रा है, वो कुछ ही घंटों में ये यात्रा पूरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत जो हेलीपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स पर 18 हेलीपोर्ट्स और 12 हेलीपोर्ट्स पर हवाई सेवाएं सफलतापूर्वक प्रारंभ की जा चुकी है। इन सेवाओं से अब तक गौचर, श्रीनगर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, मुंशियारी, पिथौरागढ़, पंतनगर, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल और अल्मोड़ा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सफलतापूर्वक जोड़ा जा चुका है। आज राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेली सेवा प्रारंभ होने से, जहां हेली सेवा प्रारंभ हो जाने से हेली सेवा प्रारंभ हो जाने से जहां एक और आम जनता को लाभ हुआ है, वहीं प्राकृतिक आपदाओं के समय इन हेली सेवाओं और हेलीपोर्टों का प्रयोग हमारे आपदा के समय में, कठिन परिस्थितियों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में सभी पार्टियों की सरकारें हैं, सभी को समय मिला है। 10 साल हमारे प्रतिपक्ष के लोगों की भी रही है, लेकिन उन्होंने कभी इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया। हो सकता है अब हमारे आम जनता के लोग, सामान्य जनता के लोग, हमारी गर्भवती बहनें जब हेली सेवाएं उनको मिल रही हैं, उनके लिए वो संजीवनी का काम कर रही हैं, तो कहीं वाजिब नहीं लग रहा होगा, या उन्हें सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों की समस्या से कोई सरोकार नहीं हो। कभी उनको ये फुर्सत नहीं पड़ी कि सीमांत क्षेत्र रहने वाले व्यक्ति को देहरादून जाना हो, दिल्ली जाना हो, तो उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। किसी को इमरजेंसी में तत्काल पहुंचना हो, कोई कठिनाई का समय हो, तो वो कैसे आएंगे। लेकिन आज हमने राज्य में न केवल सस्ती हवाई सेवाओं को हकीकत बनाया है, बल्कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों की यात्रा को आम नागरिकों और पर्यटकों के लिए भी सहज बनाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को वर्ष 2047 तक
विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को ध्यान में रखकर हमारी सरकार विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड का मंत्र लेकर राज्य को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आज हमने जहां एक और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को बेहतर बनाने का कार्य किया है, वहीं विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक विशिष्ट नीतियों के द्वारा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक विस्तृत रोड मैप तैयार कर राज्य में कई नई योजनाओं को लागू किया है। हमने जहां एक और उद्योगों को लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम में सुधार किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति और एमएसएपी नीति जैसी नीतियां लाकर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसके साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में बड़े उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार ने राज्य में मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लागू की है। हमने जहां काशीपुर में अरोमा पार्क, सितारगंज में प्लास्टिक पार्क, काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, पंतनगर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की है, वहीं एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को प्लग एंड प्ले मॉडल पर उद्यम स्थापना के लिए सिडकुल, रुद्रपुर, सेलाकुई और हरिद्वार में कम लागत वाली फ्लैटेड फैक्ट्रियां भी तैयार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हम किच्छा खुरपिया फार्म में 1000 एकड़ से अधिक भूमि पर एक इंडस्ट्रियल पार्क टाउनशिप विकसित करने की दिशा में भी, इंडस्ट्रियल सिटी बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। यही नहीं, हमने प्रदेश में स्टार्टअप के लिए अनुकूल इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु इंक्यूबेशन सेंटर बनाने के साथ ही 200 करोड़ वेंचर फंड की भी स्थापना की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जिसके द्वारा हम वैश्विक पटल पर अपने स्थानीय उत्पादों को एक विश्व स्तरीय मंच देने में सफल रहे हैं। इसके साथ ही हमने एक जनपद दो उत्पाद योजना के द्वारा उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में विशिष्ट उत्पादों को नई पहचान दिलाने का काम किया है। और मैं हाउस ऑफ हिमालय की बात करूं तो हाउस ऑफ हिमालय में जो अभी हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने वहाँ से पूछा था, बात करी थी 2,55,000, कल मुन्ना सिंह चौहान जी ने कहा कि एक परिवार में 5 लोगों को जोड़ लेते हैं, यही कहा था शायद उन्होंने। लखपति दीदी, तो 2024 में दो 2024-25 में लखपति दीदी बनाने का जो टारगेट था वो 1,20,000 था और अचीव हुआ 1,63,000। और 2025-26 में अभी तक जो इन्होंने टारगेट रखा है 1,20,000 का, ये पहले क्वार्टर का 92,307, इतना अभी तक लखपति दीदी बन चुकी हैं। और 2,55,694 ये आया है। और इसमें राज्य में 5,04,000 परिवार हैं जो लखपति दीदी के, जो 68,000 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार के कार्य में लगे हैं। और 2024-25 में और 25-26 में इन्होंने अपनी लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़ों में जो काम किया है वो पूरी तरह से जो इनके लक्ष्य थे उसके सापेक्ष उससे बढ़कर काम किया है। अभी तक इस साल के पूरे आंकड़े अभी नहीं आए हैं। और मैं जब हाउस ऑफ हिमालयाज की बात करता हूँ तो मैं राज्य की मातृशक्ति को नमन करता हूँ, क्योंकि राज्य की मातृशक्ति जो विशेषकर हमारे दूर दराज के
पर्वतीय क्षेत्रों में रहती हैं। उनका जीवन बड़ा कठिन होता है। उनके जीवन में बहुत चुनौतियां होती हैं। अब तो चूँकि काफ़ी सुविधाएं बढ़ गई, काफ़ी सारी योजनाएं आ गई, प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत भी आ गया, शौचालय भी आ गया, गैस भी आ गई, नल से जल पहुंचने का काम भी चालू है, किसान सम्मान निधि भी है, गरीब कल्याण अन्न योजना भी है, लखपति दीदी योजना भी है, ड्रोन दीदी योजना भी है। अनेक योजनाओं के माध्यम से ये तो सभी स्वीकार करेंगे। ये कह सकते हैं कि ये काम कम हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हुआ, इसमें न्यूनता आ गई, कहीं पर ये कमी है, वो हम स्वीकार करते हैं। जो कमी है उसको हम दूर करेंगे, उस कमी को हम ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, इतना भी जो काम है उसको भी सबको, भले ही सामने थोड़ा मजबूरी हो सकती है, नहीं कहेंगे, लेकिन मन उनका भी कहेगा। तो इसके माध्यम से आज उनके जीवन को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। लेकिन पहले के समय में और परेशानियां थी। घास भी काटना है, गाय भैंस के लिए घास काटना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, उनको स्कूल भेजना है, पूरा घर चलाना है। यह हमारे यहाँ सारे राज्य की मातृशक्ति करती थी। और आज मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जाने के बाद ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति ने अपने कौशल से, अपने परिश्रम से, अपने संकल्प से बहुत कम साधनों और संसाधनों में जिस प्रकार से उन्होंने अपने उत्पाद बनाए हैं, जिस प्रकार से वो स्वयं के साथ स्वयं का स्वरोजगार कर रही हैं, स्वयं के स्वरोजगार के साथ अन्य लोगों को भी, कई परिवारों को स्वरोजगार से, काम से जोड़ने का काम कर रही हैं। सच में उस मातृशक्ति को नमन है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से जो उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम करेंगी, उसका अग्रदूत का काम कोई करेंगी, उसकी ध्वजवाहक का काम कोई करेंगी, तो हमारे राज्य की मातृशक्ति करेंगी, हमारी माताएं बहनें करेंगी। क्योंकि वो आज जिस प्रकार का उत्पाद बना रही हैं, जिस प्रकार के उनके प्रोडक्ट आ रहे हैं, कम साधनों संसाधनों में, मैं बहुत बार कहता हूँ, हिंदी में कहूँ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, हमारे सुमित भाई की भाषा में कहूँ तो मल्टीनेशनल कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम हमारी इन महिलाओं के द्वारा बनाए हुए उत्पाद करते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस गांव-गांव में महिलाएं मना रही थी। जब आपने उनको सशक्त करने का काम किया तो हर गांव में उन्होंने उत्साह से मनाया। धन्यवाद। और ये जो हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, इसमें हमारी मातृशक्ति के बनाए हुए उत्पाद आज उनको एक विशिष्ट पहचान मिल रही है, देश में भी और दुनिया में भी। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए भी संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के हम उपलब्ध करा रहे हैं कृषि उपकरण खरीदने के लिए, कृषि मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी प्रदान कर रहे हैं। हमने जहां एक और किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुक्त किया है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबल रेड फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी हमने प्रारंभ किया है। अभी मैं उधर भाषण सुन रहा था तो इन्होंने कहा कि कितनी चीनी मिली थी सौरभ? 10 में से 8 रह गई हैं, 7 रह गई हैं, एक चालू हो गई, एक सितारगंज वाली चालू हो गई, हमने उसको उस मॉडल में दे दिया और आसपास के सारे किसानों का गन्ना समय से पहले ही ख़त्म हो जा रहा है, सितारगंज चीनी मिल। और जो बंद हुई 1 मार्च 2012 में हुई, और दूसरी जो बंद हुई, काजी भाई अब सुन तो लो थोड़ा, आपका ध्यान कहीं और है। नहीं, थोड़ा ध्यान कहीं और है।
2012 और 2015 में काशीपुर और गदरपुर की मिलें बंद हुई, और वो दोनों ही कार्यकाल हमारा नहीं था। हमारे समय में जब मैं आया तो बहुत सितारगंज चीनी मिल की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, हर साल बहुत पैसा भी लगता था उसमें, और उसके बाद वो गन्ना पूरी तरह से जितना उसकी कैपेसिटी थी उससे पहले ही वो ख़राब हो जाती थी, किसानों को समय पर नहीं मिलता था उसका वो, और बहेड़ी और किच्छा और अन्य स्थानों को गन्ना जाता था, वहाँ से बड़ी परेशानी होती थी, गन्ने का वो सूख भी जाता था, कई दिनों तक रखा रहता था, और हमने सितार पेमेंट भी समय पे नहीं मिलता था। अब तो एक हफ्ते में सारा पेमेंट मिल रहा है। तो ये चीनी मिलें जो है ये हमारा, और इस बार मैं देख रहा था किसी ने बोला था अभी, थोड़ी मैं नाम स्मरण नहीं कर पाया, लेकिन शायद पीछे से कोई गन्ने के बारे में बोल रहा था, तो हमने 405 रुपये, 400, हाँ इंजीनियर साहब, 405 रुपये इकबालपुर का भी हो जाएगा, लेकिन हमने राज्य की तरफ से यूपी से 5 रुपये और कुल मिलाकर हमने 25 रुपये इस बार बढ़ाया था। और जो अपने आप में राज्य स्थापना के बाद एक टाइम में सबसे ज़्यादा गन्ने का रेट कभी बढ़ा है तो वो इसी साल बढ़ा है, पिछले साल। और इसके साथ साथ हमने पॉली हाउस निर्माण के लिए इसमें भी 200 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। हमारी सरकार ने परंपरागत खेती और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन, ड्रैगन फ्रूट नीति और महक नीति। मैं अपने सभी साथियों से ये भी आग्रह करता हूँ कि यहाँ तो जो बोलना होगा वो बोलेंगे ही, अपने अपने तर्क भी रखेंगे, जिसकी जैसी वाक्पटुता होगी वैसा बोलेगा। और लेकिन ये एक हमारा यहाँ पर सेलाकुई में एक इंस्टीट्यूट बना है, बड़ा एक संस्थान खुला है, जहाँ हमने 2026 से 36 तक इस बार महक नीति की शुरुआत की है। और अभी हम जो हमारे राज्य के अंदर सगंध के क्षेत्र में जो ये सुगंधित औषधि सुगंधित पौधे होते हैं, उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। आज हम लेकिन लगभग 100 करोड़ के आसपास का टर्नओवर करते हैं। आने वाले समय में हमने उसमें लक्ष्य लिया है कि 1200 करोड़ 1400 करोड़ तक हमारा वो सगंध का टर्नओवर साल भर का हो जाए, जिससे एक बड़ी संभावना, क्योंकि धीरे धीरे जिन क्षेत्रों में आज हमको राजस्व प्राप्त हो रहा है वहाँ पर धीरे धीरे सैचुरेशन आ रहा है, तो वो सगंध के क्षेत्र में भी एक बड़ी संभावना हमारे राज्य के अंदर है। तो ज़रूर आप उसको देखना चाहेंगे तो मुझे लगेगा कि राज्य की एक जो प्रयास है वो आप सबको दिखाई देंगे। इन नीतियों के तहत ही अभी बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए भी किसानों को हमने 80% तक की सब्सिडी प्रदान की है। अब स्टेट मिलेट मिशन के द्वारा हमारे राज्य के मिलेट को पूरे देश में सुपर फूड के रूप में एक विशेष पहचान मिल रही है। हमने राज्य में कृषि, बागवानी, जड़ी बूटी, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जैसे क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण को अपनाते हुए योजनाओं पर धरातल पर उतारने का काम किया है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। हमारी सरकार की नीति और इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि किसानों की आय में वृद्धि करने के राष्ट्रीय सूचकांक में भी उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्यों की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, तीर्थाटन पर्यटन हमारे राज्य के लिए और हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे प्रदेशवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलता है और व्यवसाय के अवसर भी प्राप्त होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य में धार्मिक, साहसिक, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, फिल्म पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज जहां हम केदारखंड और मानसखंड के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए विभिन्न कार्य कर रहे हैं, वहीं ऋषिकेश और हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर पर भी कार्य किया जा रहा है।
इसके साथ ही हम हरिपुर कालसी में यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। साथ ही हमने शारदा कॉरिडोर परियोजना के निर्माण की दिशा में भी हमने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे भविष्य में हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भारत के बीच में व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। हम राज्य में योग और आध्यात्म दोनों को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में एक स्पिरिचुअल जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। हमने राज्य में फिल्म शूटिंग को आसान बनाने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम प्रारंभ किया है। हम राज्य में फिल्म शूटिंग पर विशेष सब्सिडी प्रदान करने के साथ ही क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि अभी जो हरिद्वार की बात आ रही थी, तो जब कुंभ होता है तो हरिद्वार के बिना कैसे हो सकता है कुंभ? दिव्य है, भव्य है, लेकिन हरिद्वार नहीं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम बस 2027 के हरिद्वार कुंभ मेले को, हमने बोला हरिद्वार कुंभ मेले को भव्य और दिव्य और सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। लगातार उसकी मीटिंग है, ये अब बात हुई ताकि ये आयोजन राज्य की सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाइयां दिला सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भी संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% का आरक्षण, महिला नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, पोषण अभियान, लखपति दीदी योजना, सशक्त उत्सव बहना योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से मातृशक्ति को नए अवसर प्रदान करने का काम हो रहा है। आज इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की बेटियां न केवल विभिन्न सरकारी सेवाओं में चयनित हो रही हैं, बल्कि स्वयं सहायता समूह, स्टार्टअप्स, लघु उद्योग, इनके माध्यम से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश की करीब 2,55,000 से अधिक बहनों ने लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया इतिहास रचा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में हमने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना भी प्रारंभ की है, ताकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल सके और वह अपने सपनों को साकार कर सकें। हम अंत्योदय परिवारों को हमने अपने संकल्प पत्र 2022 में, मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूं, आदरणीय सम्मानित सदन को, कि हमने 2022 के आम चुनाव में जनता को वचन दिया था। हमने अपना संकल्प पत्र प्रस्तुत किया था और उसमें हमने कहा था अंत्योदय के 1,80,000 से जो अधिक परिवार हैं, उन परिवारों को हम साल भर में 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में रिफिल करके देंगे। और हमने ये योजना अनवरत रूप से जारी है। आंदोलनकारियों को आरक्षण देना हो, दिव्यांग एवं वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा हो, वृद्धावस्था पेंशन भी पहले के समय में अगर परिवार में 2 बुजुर्ग दंपति हैं तो 2 बुजुर्ग दंपतियों में से केवल एक को ही पेंशन मिलती थी, और कई बार 2 बुजुर्ग दंपति आपस में भी थोड़ा खिंचातानी करते थे, मनमुटाव हो जाता था या कहासुनी हो जाती थी। हमने कहा कि हम किसी भी बुजुर्ग दंपति को, अपने बुजुर्गों को आपस में मनमुटाव करने का कोई अवसर नहीं प्रदान करेंगे, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन देने का निर्णय लिया। दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन मिल रही है। विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हम प्रदान कर रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाओं के माध्यम से अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लक्ष्य को लेकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हम जहां राज्य के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं, देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित करने के साथ ही हल्द्वानी में राज्य के पहले आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। जल्दी ही ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर ये सुविधा मिलने लगेगी। इसके साथ ही हमने राज्य में टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूर दराज के गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा प्रदान करने के साथ साथ आपातकालीन स्थितियों में गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए
हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ की है। यहीं राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांच है, इसकी निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण कार्य भी अंतिम चरण पर है। बहुत जल्दी हमारा प्रयास है कि इस वर्ष वहाँ पर भी एम्स की सुविधाएं प्रारंभ हो जाएं, वह भी चालू हो जाएं। पर मैं मानता हूँ कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमें अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और भी काम करने की आवश्यकता है। अनेक चुनौतियाँ भी हमारे सामने हैं और हम इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए संकल्पित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने राज्य में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने के लिए राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भी लागू किया है। हमने जहां एक और अपने शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, इसके साथ ही हम उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे पाठ्यक्रमों को भी जोड़ रहे हैं। हमने इंटर्नशिप, इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उद्यमों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते भी किए हैं कि जिन छात्रों को, जिन विद्यार्थियों को हम अपने ITI या अन्य ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग के बाद उनको सीधे रोजगार का अवसर मिले। उनकी मांग किसके अनुरूप है? जो हमारे बड़े उद्योग हैं, कॉरपोरेट हैं, उनको जिस प्रकार की मैन पावर की आवश्यकता है, जिस प्रकार के स्किल की आवश्यकता है, हमने उसके अनुरूप उनसे समझौते भी किए हैं। हम राज्य में मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज कोर्सेज को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों में एक साथ अध्ययन करने की स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की है, जहां हिंदू सभ्यता, दर्शन, इतिहास और सिद्धांतों पर गहन अध्ययन और शोध कार्य किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार देवभूमि को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि हमने जो राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया था और इन राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित कर हमने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया था। इसके साथ ही खेल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। यही नहीं, हम राज्य में प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने के साथ ही महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी करने जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के सहयोग से ऋषिकेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऋषिकेश के निकट मुनिकरेती क्षेत्र में यमकेश्वर, ऋषिकेश और कौन सा है पूरा है तपोवन, अब ऋषिकेश के अंतर्गत सब चारों तरफ 100 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से राफ्टिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण भी किया जा रहा है। हम चमोली, टेहरी, चंपावत जिलों में विभिन्न प्रकार के साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी विभिन्न योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हमने खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए सरकारी नौकरी में खेल कोटे को पुनः प्रारंभ करने का कार्य भी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा राज्य देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमने जहां एक ओर शहीदों की वीरता और बलिदान को नमन करते हुए उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का भी निर्णय लिया है। वहीं सेना में परमवीर चक्र से लेकर मेंशन इन डिस्पैच तक सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एकमुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमने परमवीर चक्र विजेताओं को प्रदान की जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर पूरे देश में जो परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली राशि है
उसको हमने सर्वाधिक करने का भी निर्णय लिया है। 50 लाख पहले मिलती थी, उसको हमने 1.5 करोड़ रुपए कर दिया है, ताकि राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों को उचित सम्मान मिल सके। यही नहीं, स्टाम्प ड्यूटी में भी छूट की सुविधा प्रदान करने वाले राज्यों में उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां सेवारत और पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थायी संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी जा रही है। इन सभी कार्यों के अलावा हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के शहीदों की स्मृति में देहरादून के गुनियाल गांव में एक भव्य सैन्य धाम का निर्माण भी किया जा रहा है, जो उत्तराखंड के हमारे वीर सैनिकों की बहादुरी और उनके बलिदान की जीवंत कथा गाथा के रूप में स्थापित होगा। और उसमें हमारे राज्य के अब तक जितने भी बलिदानी हैं, जितने शहीद हैं, उनके परिवार के आंगन की मिट्टी, उनके घर के आंगन की मिट्टी उसके निर्माण कार्य में लगाई गई है। उस आंगन में, उस सैन्य धाम में उनके आंगन की मिट्टी को रखा गया है, जिसका शीघ्र ही लोकार्पण किया जाएगा। ये सभी कदम हमारे वीर सैनिकों, उनके परिवारों के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण का प्रतीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य में विज्ञान और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। आज जहां हम एक और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइंस और इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील, GSI डैशबोर्ड, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर, स्टेम लैब्स के माध्यम से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। वहीं AI, रोबोटिक, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, प्री इनक्यूबेशन लैब की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण नवाचारों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही हम देहरादून में देश की 5वीं साइंस सिटी का निर्माण भी करा रहे हैं, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। इतना ही नहीं, हम कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीकी, सेंसर आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के साथ साथ राज्य में स्मार्ट एग्रीकल्चर तकनीकों को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा मौसम पूर्वानुमान से लेकर जलवायु परिवर्तन कर शोध के लिए डेटा एनालिटिक्स, सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से शहरी क्षेत्रों की पलायन एक बड़ी समस्या है, एक हमारी बड़ी चुनौती है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमारी सरकार ने रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। इन क्षेत्रों में पलायन का मुख्य कारण रोजगार के अवसरों की कमी के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं की कमी भी है। हमारी सरकार राज्य पलायन निवारण आयोग के दिशा निर्देशन में पलायन की रोकथाम के लिए राज्य में विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है, जिनसे पलायन की समस्या का सामना करने में हमें सहायता मिल रही है। जैसा मैंने पूर्व में उल्लेख किया था कि हमारे प्रयासों का परिणाम है कि राज्य में रिवर्स पलायन में 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग जैसे महत्वपूर्ण विषयों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। हमने जहां एक और राज्य के नौले, धारे, गाड़, गधेरे, स्रोत, जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनेवेशन अथॉरिटी सारा का गठन किया है। वहीं हम राज्य में पौधारोपण अभियान, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संतुलन की दिशा में ठोस कदम उठा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन एक पहाड़ी राज्य होने के नाते हमें अनेक प्राकृतिक आपदाओं का, भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर वर्ष हमें किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना पड़ता है। मैदानी क्षेत्रों में जहाँ बड़ा जल भराव होता है, माननीय शहजाद जी बैठे हैं, इनके क्षेत्र में गंगदासपुर है, सीमांत क्षेत्र, और अभी आपने बात करी थी, मैंने उसको देखा था, तब मैं गया था, मैं स्वयं भी वहाँ गया था, ट्रैक्टर से मैं भी आप ही के क्षेत्र में दौरा करके आया था। गंगदासपुर क्षेत्र है। और उत्तरकाशी का धराली हम सब जानते हैं, धराली क्षेत्र हो या श्याना चट्टी हो, चेपड़ो हो, चमोली का हमारा थराली हो, कुंतरी हो, दुरमा हो, छेनागाड़ हो, हमारे जो है यहाँ पर
जोशीमठ तो पहले ही आ गई। इसके अतिरिक्त धन सिंह जी का क्षेत्र हमारा पौसारी, वो हमारा सैंजी क्षेत्र हो, और वहाँ सुरेश गढ़िया जी का पौसारी क्षेत्र हो। देहरादून में हमारे गणेश जोशी जी बैठे हैं यहाँ पर, इनके क्षेत्र में बड़ी भीषण आपदा आई थी, वहाँ पर ब्रजभूषण गैरोला जी हैं, खजानदास जी बैठे हैं, सभी देहरादून के क्षेत्रों में हैं। हाँ, उधर पुरोला क्षेत्र में काफ़ी बड़ी आपदा आई थी। तो ऐसे धराली क्षेत्र में तो मैंने बोल ही दिया था पहले। तो सभी क्षेत्रों में मैं एक क्षेत्र का, चूँकि किसी क्षेत्र का नाम लेना भूल जाऊंगा तो लोग कहेंगे वहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहता हूँ इसमें, कि संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर के हर जगह, कहीं ज़्यादा कहीं कम, सभी जगह हमारे जो है वो भोपाल राम टंटा जी बैठे हैं, हम लोगों ने सभी जगह जाना हुआ। नैनीताल में तो वहाँ नीचे वो हो गया। तो हर क्षेत्र में आपदा का सामना करना पड़ा, इससे हमारा जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। और इस तरह का प्राकृतिक प्रकोप, इसका सामना हमें कई बार करना पड़ा है। इसलिए चुनौतियों का सामना करने के लिए हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमारी सरकार आज जहां एक और लैंडस्लाइड, भूधसाव, बादल फटने और वनाग्नि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित लोगों के लिए त्वरित सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है, वहीं विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान हेतु अब अत्याधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने का भी काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नई आपदा प्रबंधन नीति द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के साथ साथ प्रदेश के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम हमेशा, आप सबने देखा होगा, हम हमेशा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर प्रभावितों की मदद के साथ साथ आपदा प्रबंधन कार्यों को गति देने के लिए भी कार्य करते हैं। मैं आज के अवसर पर आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह भी कहना चाहता हूं, उनको धन्यवाद करते हुए, कि उन्होंने भले ही वो छोटा सा, लोग कह रहे थे कि 1 घंटे का, सवा घंटे का भाषण था, कम पन्ने थे, लेकिन वो एक दिशा थी, एक रोड मैप छोटा था, एक संक्षिप्त था। अगर पूरा बजट देखेंगे, उसके बाद सारी चीज़ों पर जाएंगे तो वो 1500 पन्नों से अधिक का है। विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको सब उसमें से दिखाई देगा कि मैं मानता हूं कि आपकी जो सोच है, जो आपकी अपेक्षा है, उसमें हम पूरे खरे नहीं उतरेंगे, लेकिन हमारा प्रयास हुआ है, यह आप थोड़ा बहुत ज़रूर मानेंगे। तो वो एक उसमें सभी प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आपदा के संचालित करने के साथ साथ हम प्रदेश के जिलों में आपदा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का भी काम कर रहे हैं। और हमने हमेशा प्रयास किया है कि सारे मशीनरी के साथ मैं आपदा में प्रभावित हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं। क्योंकि पिछला वाला सदन भी हमने उस समय में यहीं आहूत हुआ था आपके आयोजन में, लेकिन उसमें चर्चा नहीं हो पाई, उसमें काफ़ी लोग हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता हूं। हम पुलिस के जवानों को, आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों को, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को, SDRF, NDRF, ITBP, BRO, हमारे राज्य प्रशासन के सभी विभाग, PWD समेत स्वास्थ्य विभाग से लेकर सभी लोगों ने जो काम किया और मौके पर जाकर लोगों की मदद की, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करता हूँ, सबकी सराहना करता हूँ कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया। और लेकिन अगर मैं पहले की बात सोचूं, आप सबको याद होगा 2013 में आपदा के समय में किस प्रकार से सामान ट्रकों में ही पड़ा रह गया और वहाँ झंडी नहीं दिखाई गई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार प्राकृतिक आपदाओं और पब्लिक समस्याओं की त्वरित और स्थायी समाधान द्वारा हम विकसित उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम राज्य हित के फैसलों को भी, उसको भी अपने पक्ष और विपक्ष के चश्मों से देखते हैं, जबकि ऐसे समय पर
पक्ष विपक्ष छोड़कर सबको राज्यवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए, राज्यवासियों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसे समय में उन सभी को संबल प्रदान करना चाहिए। और मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे साथी राज्य हित के मुद्दों पर आप करिए, आलोचना करिए, और आप करेंगे, वो आपका धर्म है। हम बुरा भी नहीं मानते, बैठते भी रहते हैं, यहाँ नहीं भी बैठे हैं तो जहाँ बैठे होते हैं वहाँ से सुनते रहते हैं। समालोचना करिए और तर्कों के साथ बात करिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब एक एक करके इतने सारों में बोलूँगा तो सुबोध भाई बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ मैंने बोला भी था, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है, और कहीं पर भी कोई भी लिखित में भी अगर नियमों के उल्लंघन की बात स्पष्ट होगी तो जहाँ भी नियमों का उल्लंघन हुआ होगा वहाँ पर अवश्य रूप से कार्रवाई होगी। और राज्य हित में हमारे सभी साथी भी अपना जो नकारात्मक या तटस्थ रवैया छोड़कर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज सम्मानित सदन और प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी सरकार उत्तराखंड के समग्र विकास, जनता के कल्याण और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि हमारा संकल्प विकल्प रहित संकल्प है। ये संकल्प है हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन स्थापित कर प्रदेश का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित करने का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है उत्तराखंड को विश्व की पर्यटन और आध्यात्मिक राजधानी बनाने का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है अन्नदाताओं की आय बढ़ाना, किसानों को आगे बढ़ाना। हमारा विकल्प रहित संकल्प है मातृशक्ति के सशक्तिकरण का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है युवा शक्ति के रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है शिक्षा, कौशल और नवाचार के माध्यम से नई पीढ़ी को सशक्त बनाने का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है देवभूमि के डेमोग्राफिक चेंज को समाप्त करने का, यहाँ के देवत्व को बचाने का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है प्रदेश में जिहादी मानसिकता वाले लोगों को उनकी वास्तविक जगह भेजने का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है गाँव को आत्मनिर्भर बनाकर पलायन की समस्या को समाप्त करना। हमारा विकल्प रहित संकल्प है उत्तराखंड के सीमांत और सुदूरवर्ती क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है उत्तराखंड को आर्थिक रूप से सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने का। हमारा विकल्प रहित संकल्प है उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का। अंत में 4 लाइनें कह के नहीं हो गया। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, हौलाद सा बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गंगा जल निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बस आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज।
स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।